हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ना हम इंडियन इको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज हम इंडियन इको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अच्छे से। और मैं ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दूंगा कि क्या क्या करना और क्या क्या मत करना, ठीक है। तो जो 15 का टास्क है वो पूरा आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। आज ही कंप्लीट कर लेंगे इससे, ठीक है, जिससे जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। ये वाली वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। कौन सी वीडियो? ये डेवलपमेंट वाली, ठीक है, ये डेवलपमेंट वाली वीडियो अपलोड हो गई, ठीक है। अब जो ये वाला होने वाला है, सबसे पहले मैं ये करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। यूनिट 8, ठीक है। यूनिट 8 कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 आपका इंडियन पॉलिसीज वाला, और चैप्टर 3 आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला, ठीक है। चलो, so the two chapters in this unit give us an overview of the state of Indian economy as it was on the eve of independence till after 4 decades of planned development, which was a path of Indian chores. This meant that the government of India had taken series of steps, establishment of planning commission and announcement of 5-year plan, and overview of the 5-year plans and critical appraisal of the merits and limitation of the plan development has been covered in this unit, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कितने पेजेस का है। चलो, so the primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic feature of Indian economy and its development as it today, ठीक है। कि हम जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं उसका रीजन क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं। इंडिया इज ऑफ द पार्ट ऑफ एम्पायर। इफ द एम्पायर loses any other part of its domination, we can survive. But if we lose India, the sum of the empire will have to set. Victoria Alexandra Bruce, the Viceroy of the British India in 1894. In the aftermath of independence, however, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospects. So let us first look at the state of Indian economy prior to country's independence and form an idea of the various considerations that shape India's post-independence developmental strategy. So the structure of India's present-day economy is not just of the current making. It has a root steps in history, particularly in the period when India was under the rule which lasted for almost 2 centuries before India's finally won its independence 15th August 1947. तो अभी तक तुम्हें क्या याद रखना है? अभी तक तुम ये याद रखना कि इंडिया ने जितना भी डेवलप किया है, ठीक है, इंडिया को आजादी में 200 साल लगे थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 ईयर्स राज किया था, ठीक है। हम 15th अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 14th अगस्त 1947। The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material and supplier of Great Britain own rapidly expanding modern industrial base. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना। देखो, अगर किसी के 33% आ रहे हैं और अब वो 99 लाया है, तो उसने ग्रोथ की है, ठीक है। लेकिन ये हमें पता कैसे चला कि ग्रोथ हुई है? जब हमें ये पता चला कि जब उसका प्रायोर नेचर था वो 33% था, और अब वो इतने लाया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स हमें कैसा यूज कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हमें एज अ फीडर इकोनॉमी यूज कर रहे थे। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है? वो हमें एज अ रॉ मटेरियल इकोनॉमी यूज कर रहे थे।
ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल इकोनॉमी यूज कर रहे थे। मान लो कि तुम एक मोमोज सेलर हो, ठीक है, तो जो मोमोज बनते हैं वो जाकर बनते हैं ब्रिटेन में, ठीक है, और जो आपका मैदा प्रोड्यूस होता है वो होता है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया मैदा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ब्रिटेन में भेजता है, ब्रिटेन उसे मोमोज बनाता है, और फिर मोमोज गर्म कर कर इंडियन सेलर जो है उसे बेच देते हैं। ठीक है, तो फिनिश गुड्स आकर कहाँ पर बिक रहा है, फिर से जाकर इंडिया में बिकता है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो है बस वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो रॉ मटेरियल में कितना कमा लेगा इंसान। ठीक है, और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा था, वो अपने फूड क्रॉप्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कलोनियल रूल। कलोनियल मतलब क्या होता है, जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, एक रूलर होता है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होती है। ठीक है, तो रूलर जो है वो क्या करता है, सोशो और इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्डअप करता है। तो रूलर कौन था, ब्रिटेन था, और कॉलोनी क्या थी, इंडिया थी। तो India has an independent economy before the advent of British rule. Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was categorized by various kind of manufacturing activity. So India has an independent economy before the advent of British rule. ठीक है, इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, लोग अपने हर तरीके से चीजों को कर सकते थे। दो एग्रीकल्चर उनका मेन एक्टिविटी था, द कंट्रीज इकोनॉमी वाज कैटेगराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथों के काम अच्छे से आते थे इंडिया को। ठीक है, इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क। तभी तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारे रेड फोर्ट हो गया, या फिर जो भी अलग अलग ताजमहल हो गया, तो इस टाइप की चीजें कितनी अच्छे से बिल्डअप हो रखी है। या फिर कपड़ों में ही ले लो, तो अच्छा वर्क कर लेते थे। ठीक है, तो these product enjoy a worldwide market based on the reputation of the fine quality material used and the high standard of craftsmanship seen in all import from India. See box 1.1. Textile industry in Bengal. Muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka. Spelled during the pre-independence period as Dhaka, नाउ कैपिटल सिटी इन बांग्लादेश। ठीक है, तो मिस्लिन नाम का एक फैब्रिक था जो बहुत फेमस था। ठीक है, पहले जो था वो बंगाल में था, अब वो बांग्लादेश में है। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो गया था तो पाकिस्तान के पास बांग्लादेश चला गया था, और उसके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी पार्टीशन हो गया था, तो बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई थी। ढाका मुस्लिन had gained worldwide fame as an exclusive type of cotton textile. द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉल्ड मलमल। ठीक है, जो फाइनेस्ट वेराइटी होता है, जो सबसे अच्छा होता था, उसे मलमल कहते थे। समटाइम फॉरेन ट्रैवलर ऑल्सो यूज टू रेफर टू एज मलमल शाही और मलमल खास, इम्प्लाइंग दैट इट वॉज बॉर्न और फिट फॉर द रॉयल्टी। ठीक है, मतलब उन्होंने उसे रॉयल्टी का प्रतीक मान लिया था, मतलब राजा महाराजा टाइप। ठीक है, तो द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country than with the development of Indian economy। मतलब वो जो भी पॉलिसी या जो भी चीज वो कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, जिससे कि उनकी कंट्री का फायदा हो। वो उन्हें इंडिया से ज्यादा मतलब नहीं था, बस उन्हें रॉ मटेरियल से मतलब था। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, transforming the country into the supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain. Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate the India's national income and per capita income. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें ज्यादा मतलब ही नहीं था। उन्हें बस ये मतलब था कि उनका रॉ मटेरियल उन्हें मिल जाए। Some individual attempts which were made to measure such income yielding conflicting and inconsistent result. Among the notable estimator Dadabhai Naroji, William Digby, Finlay Shiras, V.K. R.V. Rao and R.C. Desai. दादाभाई नरोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शिरस, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। ठीक है, ये जो थे, इन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की। इन सारे जनों ने क्या किया, कैलकुलेट करने की कोशिश की नेशनल इनकम। ठीक है, इन सारे जनों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की। इन सारे जनों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इट वाज राव whose estimates during the colonial period was considered very significant. However, most study did not find the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century
and was less than 2%, coupled with a meager 0.5% of the growth in the capital output per year. ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बिल्डअप हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो ग्रोथ था, एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था, वो 2% से कम था। ठीक है, और इंडिया का जो पर कैपिटा जो ग्रोथ था वो 0.5 था। तो इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश colonial रूल रिमेन fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. ठीक है, तो देख लेते हैं एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ब्रिटिशर्स से पहले। तो द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर described the 17th century Bengal in the following way. The knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits incline me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silk, rice, sugar, and butter. It produces employ for its own consumption, wheat, vegetable, grains, fowl, ducks, and geese. It has immense herds of pigs and flocks, of sheep and goats, fish of every kind it has in profusion. From Rajmahal to the sea is an endless number of canals cut in bygone ages from gangs of by immense labor for navigation and irrigation. India's agricultural stagnation under the British colonial rule. ओके, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले पहले इंडिया जो था वो अच्छा था। ठीक है, उसके पास सारी चीजें थी। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continue to be experience stagnation. Stagnation मतलब होता है रुकावट आ जाना। तो और अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, and not infrequently unusual deterioration. So agriculture productivity become low, though in absolute term the sector experienced some growth due to the expansion of aggregate area under cultivation. This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of various system of land settlement that was introduced by colonial government, particularly under Zamindari system, which was implemented in Bengal. Presidency comprises of India's present-day eastern states. The profit accruing out of agriculture sector went to Zamindar instead of the cultivator. However, a considerable number of Zamindar and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. So the main interest of Zamindar was to only collect the rent, lagan, regardless of their economic condition of the cultivator. This caused immense misery and social tension among the later. And to very great extent, the term of revenue settlement was also responsible for the Zamindar adopting such an attitude. Dates for depositing specified sum of revenues were fixed, failing which the Zamindar will lose their rights. Beside this, low level of technology, lack of irrigation facility, and negligible use of fertilizer all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. So there was, of course, some evidence of relatively higher yield cash crops in certain areas of country due to commercialization of agriculture. ठीक है, तो ये जो तोड़ तोड़ कर बोल दिया उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो जमींदारी सिस्टम है, ये तो जमींदार है। ठीक है, ये जो था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, 1793 में लाया था। ठीक है, और ये क्यों लाया था? जिससे कि उसका रेवेन्यू बढ़ जाए। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसने हर एरिया में एक जमींदार असाइन कर दिया था, और जमींदार जो था वो लगान कलेक्ट करता था, और अगर वो लगान कलेक्ट करने में फेल हो जाता था तो वो उसे उसकी नौकरी से निकाल देते थे। तो उसको हमेशा यही डर लगता रहता था कि अगर मैंने मतलब अगर मैंने रेंट नहीं कलेक्ट किया तो क्या होगा, वो फिर मेरे को निकाल देंगे। ठीक है, और एक डेट असाइन रहता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, but this could be hardly help farmer in improving their economic condition, as instead of producing food crop, they were producing cash crops, which were ultimately used by the British industry back home. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved. Investment in terracing, flood control, drainage, and desalination of soil, with a small section of farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop.
A large section of tenants, small farmer and sharecropper neither had resources and technology nor had incentive to invest in एग्रीकल्चर. अब दूसरी चीज क्या हो रही थी? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? मान लो ये इंडिया है, यहाँ पर 100 फार्मर्स है, ठीक है. पहले वो फार्मर फूड क्रॉप उगाते थे, उन्हें पर केजी 10 रुपए का फायदा हो जाता था, ठीक है. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हर फार्मर से जाकर ये नहीं बोला कि तू कैश क्रॉप्स उगा. उन्होंने क्या किया? कुछ रेट्स बढ़ा दिए, ठीक है. अब मान लो हर फार्मर को अगर वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, मतलब कि अगर वो कॉटन जूट ये सब प्रोड्यूस करता है, तो देन फिर क्या होगा? देन फिर उसे 20 पर केजी फायदा होगा. तो अब हर फार्मर कैसे रिएक्ट करने लगा? वो फूड क्रॉप्स ना उगाकर कैश क्रॉप्स उगाने लगा. कैश क्रॉप्स उगाने की वजह से क्या हुआ? फूड क्रॉप की सप्लाई कम हो गई. फूड क्रॉप की सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ? जो फूड क्रॉप्स थे उनके प्राइसेस बढ़ गए. अब फेमाइन आ गया, गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है. और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तो सबसे ज्यादा थे. तो अगर ये फायदा हो भी रहा था तो ये रिच लैंडलॉर्ड वाले फार्मर्स को हो रहा था, ठीक है. तो ये सारी दिक्कतें आ गई, उसकी वजह से फेमाइन आ गया और दिक्कतें आ गई, ठीक है. और फार्मर्स कोई भी इंसेंटिव नहीं लेते थे जिससे कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके इस टाइप की. और वो सही बात है क्योंकि उनका सारा पैसा तो जमींदार ले ले रहा था, ठीक है. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं. As in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop the sound industrial base under the colonial rule. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना इंडिया कभी भी साउंड चीज नहीं बना पाया, मतलब कि एक ऐसा कह सके कि हाँ अच्छा काम किया है इसने, ऐसा नहीं कर पाया इंडिया, ठीक है. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी करने ही नहीं दिया. इंडिया बस प्राइमरी सेक्टर में अच्छा रहा, ठीक है. तो इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग enjoyed बाय द फॉर्मर, ठीक है. मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने तो अपनी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन बना दी थी, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहा था. डिक्लाइन क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी. एक्सपोर्ट ड्यूटीज के कारण क्या हो रहा था? वो बाहर जाकर महंगा बिक रहा था. अब बाहर जाकर अगर कोई चीज महंगी बिकेगी तो उसकी डिमांड तो लो होगी, ठीक है. प्लस दूसरी चीज क्या हो रही थी? दूसरी चीज ये हो रही थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन मशीन तो चाहिए. तो वो यहाँ पर वो मशीन मशीन लाने दे ही नहीं रहे थे, ठीक है. ना मशीन बनाने दे रहे थे, ठीक है. तो अब ये क्या कह रहा है? इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, नो कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी तरह कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अलाउड ही नहीं हुआ टू टेक प्राइड टू प्लेस लॉन्ग टू एंजॉयड बाय द फॉर्मर, कि जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वैसे ये भी वॉकआउट करे. तो द प्राइमरी मोटिव ऑफ colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold, ठीक है. अब वो टू फोल्ड स्ट्रैटेजी कहता क्या है? देखो, इंडिया से जो रॉ मटेरियल जा रहा था, अगर इंडिया से कोई चीज जाएगी तो एक्सपोर्ट ही कहलाएगा, ठीक है. तो इस पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी. इंडिया से जो हैंडीक्राफ्ट जा रहा था उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही थी, ठीक है. तो रॉ मटेरियल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं लग रही थी? जिससे कि ब्रिटिशर्स के पास जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दाम पे आ जाए और उनका जो प्रोडक्शन है वो चलता रहे. हैंडीक्राफ्ट पे क्यों लग रही थी? जिससे कि इसके दाम बढ़ जाए और इसका जो डिमांड है बाहर फॉरेन कंट्री में वो डिक्लाइन हो जाए. और क्या किया था? जब फिनिश गुड्स इंपोर्ट होता था इंडिया के अंदर, तो फिनिश गुड्स जो था वो इंपोर्ट फ्री था, मतलब उस पे कोई इंपोर्ट नहीं लगता था, ठीक है. इसलिए इसे टू फोल्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है. अब देखते हैं. तो द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडियाज द स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन, and second, the turn India into a sprawling market of the finished product of those industries so that the continued expansion could be ensured the maximum advantage ऑफ देयर होम कंट्री, ठीक है. तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? कि इंडिया को रॉ मटेरियल का ही बना देना, ठीक है, कि वो रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करे, ठीक है. और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी? कि जो फिनिश गुड्स है वो इंडिया के अंदर आए और इंडिया वाले उसे खरीदे, ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं. तो द इंटेंशन was first to reduce the status of mere exporter
important raw material for the upcoming modern industry in Britain, and second, to turn India a sprawling market for the British for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensure maximum advantage. So Britain, in the unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived on the supply of locally made goods. This demand was profitably met by increasing import of cheap manufacturing goods from Britain. ठीक है. तो यहाँ पर भी क्यों बिक रहा था, यहाँ पर भी इसलिए बिक रहा था क्योंकि वो मशीन गुड्स था और चीप रेट था उसका. तो अब न्यू कंज्यूमर की डिमांड अराइज हो गई थी. ठीक है. तो ब्रिटेन, इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनारियो, द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ठीक है. अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स बिक नहीं रहे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण क्या हुआ था, एग्रीकल्चर पे जो था वो प्रेशर बढ़ गया था. बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट. एक न्यू डिमांड अराइज हो गई थी ब्रिटिश फिनिश गुड्स की, विच वॉज न्यू डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स. ठीक है. अब वो जो लोकली मेड गुड्स थे वो लोगों को चीप लगने लगे थे, और जो ये फिनिश गुड्स आ रहे थे ब्रिटेन से वो उन्हें अच्छे लगते थे. दिस डिमांड was profitably met by the increasing import of cheap manufacturing goods from Britain. So during the second half of the 19th century, second half of the 19th century मतलब 1850 के बाद, modern industry began to take root in India's, but its progress remained very slow. ठीक है. मतलब आया तो इंडस्ट्री आनी स्टार्ट हुई सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, लेकिन वो बहुत कम था. ठीक है. बहुत स्लो था. दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ द कॉटन एंड जूट टेक्स मिल. ठीक है. कॉटन और जूट टेक्स मिल. तो द कॉटन टेक्स मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस merely located in the western parts of the country, namely Maharashtra, Gujarat, and while jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. So subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company, TISCO, was incorporated in 1907. Okay? 1907. A few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. However, there was hardly capital goods industry. ठीक है. कोई भी capital goods industry नहीं थी कि जो machine produce कर दे. To help promote further industrialization in India, capital good industry means industry which can produce machine tools which are in turn used to producing article for current consumption. ठीक है. तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होता है जो मशीन्स बनाती है. ठीक है. और फिर वो मशीन जो है वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग वालों को देती है, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग वाले फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. To the establishment of few manufacturing unit here, there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. Furthermore, the growth rate of the new industrial sector in its contribution to GDP or gross value added remained very small. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता था वो बहुत लो होता था. Another significant drawback of the industrial sector was very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to the railway, power generation, communication, ports, and some other departmental undertaking. अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की. ठीक है. तो इंडिया हैज बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम. अगर पुराने जमाने की भी बात करें, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज नहीं भी कर रहे थे, तब भी इंडिया जो था वो मेन था import export में. ठीक है. But the restrictive policy of the commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary products such as raw material, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. ठीक है. तो
ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर जो थे वो इम्पोर्टर थे, एक्स मतलब इंपोर्टर थे रॉ मटेरियल के, और एक्सपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, ठीक है, ब्रिटिशर्स के डोमेन में बात किया है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इंडिया became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, and woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. For all the practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's export and import. As a result, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few countries like China, Ceylon, Sri Lanka, and Persia, Iran. The opening of Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. So trade through Suez Canal. So Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in the northeastern Egypt. It connects Port Said, the Mediterranean Sea, with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea. The canal provides a direct route of the ships operating between European or American port and port located South Asia, East Africa, and Oceania during a way with the need of sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in 1869, ठीक है, 1869 में आया था, reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. Used as a highway between India and Britain. So the most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus, ठीक है, export surplus, मतलब export होता था. But this surplus came it at a huge cost of the country's economy. Several essential commodity, food grain, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic fleet. तो कौन सी चीज जो थी वो scarcely available थी because of this foreign trade? Food grains, clothes, and kerosene, क्योंकि उसी से खाना बनता था. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. ठीक है, gold और silver नहीं आता था. Rather, this was used to make the payment of expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. ठीक है, तो वो जो खर्चा होता था वो भी कहाँ कहाँ जाता था, मतलब जो वो पैसा आता था, मतलब जो एक्सपोर्ट सरप्लस से इंडिया के पास पैसा आना चाहिए था, लेकिन इंडिया के पास कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं आता था. रेदर जो पैसा था, जो पेमेंट थी, क्योंकि पेमेंट गवर्नमेंट तो देगी नहीं, पेमेंट लोग दे रहे होंगे, लेकिन जो रिसीव कर रहा होगा, कौन रिसीव कर रहा होगा, गवर्नमेंट रिसीव कर रहा होगा. अब गवर्नमेंट रिसीव कर रहा था तो वो भी किस में यूज हो जा रहा था. अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि अगर ब्रिटेन में दुकान है तो यहाँ इंडिया से जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो सारे ब्रिटेन के जितने भी फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं, जो कॉटन या जूट को एज अ रॉ मटेरियल लिखते हैं, वो सारे मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होंगे. लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेट कर रही थी वो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी, तो सारा पैसा रिसीव किससे हो रहा था, गवर्नमेंट को हो रहा था. गवर्नमेंट उसे किस लिए बिल्डअप कर ले रही थी, गवर्नमेंट उसे जो खर्च कर रही थी वो गवर्नमेंट कॉलोनियल, मतलब कि ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible item, all of which led to the drain of Indian wealth. डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें कि रहन सहन की बात करें, तो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्टली कलेक्टेड थ्रू द सेंसस 1881. तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था. दो, सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, इट रिवील्ड द unevenness in India's population growth. Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was in the first stage of demographic condition. ठीक है, अभी डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या है? 1921 से पहले पहले जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो सिमिलर था, लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ, बर्थ रेट ज्यादा हो गया और डेथ रेट कम हो गया. So the second stage of transition began after 1921.
However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. So the various social development indicators were also not quite encouraging. The overall literacy level was less than 16%. ठीक है, जो overall literacy level था वो क्या था, 16% से कम था. ठीक है, the overall literacy level was 16% से less. ठीक है, out of this the female literacy level was at a negligible low of about 7%. Public health facility were either unavailable to a large chunks of population or when available were highly inadequate. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. No wonder the overall mortality rate, मतलब जो डेथ रेट था कि एक साल के अंदर अंदर बच्चे मर जाते हैं, was very high in that. Particularly the infant mortality rate, ठीक है, was quite alarming, about 218 per thousand, in contrast to the present infant mortality rate of 33 per thousand. Life expectancy was very low, 32 years in the contrast to the present 69 year. In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that the extensive poverty prevailed in India's during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of that time. ठीक है, अब कौन से टॉपिक बचे हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्यूजन, ठीक है, और चैप्टर डन है. ठीक है, तो जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो ब्लैक ब्लैक मार्क है वो इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई पॉइंटर्स बना रखे हैं जैसे वो फॉरेन ट्रेड वाला, वो पढ़ लेना, सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की लोग किस चीज में एंगेज थे. तो ड्यूरिंग द colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working person across different industries and sectors, show a little sign of change. The agriculture sector accounted for the largest share of workforce, which is usually remained at high 70 to 75%, while manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. फिर से बात करते हैं, तो द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग थे. ठीक है, विच इज यूजुअली रिमेन एट 70 to 75%, while the manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. Another striking aspect of was growing regional variation. Parts of Madras Presidency, comprising areas of present-day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी. ठीक है, पहले मतलब ये इसी के अंडर आ जाता था. Bombay and Bengal witness a decline in independence of workforce of agriculture sector with commensurate increase in the manufacturing and the service sector. However, there had been increase in the share of workforce in the agriculture during the same states such as Odisha, Rajasthan and Punjab. अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेट्स वाला. ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना. ठीक है, कि मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करी जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहे थे. ठीक है, बाकी उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहे थे. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अंडर द कॉलोनियल रिजाइम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड telegraphs did develop. However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests. ठीक है, मतलब जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च भी किया था वो इसलिए किया था जिससे कि इनका फायदा हो जाए, मतलब जो इनका रॉ मटेरियल है या जो इनकी आर्मी है वो ढंग से इधर से उधर जा सके, या रॉ मटेरियल जो है ढंग से पहुंच सके इनके देश पे. ठीक है, तो रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड in India prior to the advent of British rules were not to fit the modern transport. मतलब all weather road नहीं थे. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or port, or to send these far away England और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन. ठीक है, तो रोड्स क्यों बनाए थे? रोड्स इसलिए बनाए थे जिससे कि माल जो है पोर्ट तक पहुंच सके, आर्मी जो है वो इधर से उधर जा सके. ठीक है, तो द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया
drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or port to send these far away inland or other lucrative foreign destinations. There always remain an acute shortage of all-weather road to reach out to the rural areas during the rainy season. तो ऑल वेदर रोड नहीं थे, ठीक है, तो अगर रेन हो जाती थी तो रोड टूट फूट जाता था और फिर जाने लायक नहीं रहता था. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during the natural calamities and famine. So the British introduced the railway in India in 1850. 1850 में वो रेलवे लाए थे, ठीक है. It is considered as one of their most important contribution. So the railway affected the structure of the Indian economy in two important ways. On the one hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand, it fostered the commercialization of Indian agriculture, which adversely affect the self-sufficiency of the economies in India. ठीक है, फिर से देखते हैं. तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850. ब्रिटिशर्स जो थे वो रेलवे लाए थे 1850 में, and it considered as one of the most important contribution. ठीक है, तो the railway affected the structure of Indian economies in two important ways. ठीक है, रेलवे 1850 में लाए थे, ठीक है. एंड ये जो था ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो अभी तक पूरे इंडिया में नहीं आया और रेलवे उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर पहुंचा दिया था. on the uh, on the one hand it enable people to undertake long distance travel. ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि अगर कोई इंसान बिहार में पैदा हो रहा है तो बिहार तक ही रह जाएगा. ठीक है, अब वो इधर उधर जा सकता था. ठीक है, एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर. पहले क्या था, एक इंसान उधर रह रहा है तो वहीं के कल्चर अडाप्ट कर लिए, वहीं की सारी चीजें पता है. ठीक है, अब वो कल्चरल बैरियर हट पाया. While on the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. So the volume of India's export undoubtedly expanded, but its benefits really accrued to the Indian people. So the social benefits, first railway bridge linking Bombay to Thane, 1854. Indian people gained owning to the introduction of railway, were thus outweighed by the country's huge economic loss. ठीक है, तो इंडियन पीपल गेन ओनिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे वर दिस outweighed by country's huge economic loss along with the development of roads and railway. The colonial dispensation also took measure of developing the inland trade, सी lanes. ठीक है, उन्होंने एक और चीज बनाने की कोशिश की उड़ीसा में शायद. ठीक है, however these measures were far from satisfactory. The inland waterways at time also proved uneconomical. In the case of Coast Canal or the Odisha coast, though the canal was built at a huge cost of the government exchequer, yet it failed to compete with the railway, which soon traversed through the regions running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned. So the introduction of expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order. So the postal service, on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. Tata Airlines, a division of Tata and the Sons, was established in 1932, inaugurating the aviation sector of India. ठीक है, तो इतना ही था इसमें, तो इतना ही पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, so by the time of India won its independence, the impact of 2 century long British rule was already showing all aspects of Indian economy. So the agriculture sector was already saddled with surplus labor, extremely low productivity. The industrial sector was crying modernization, diversification, capacity building, and increased public investment. Foreign trades were oriented to feed the industrial revolution in Britain. India infrastructure facilities, including the famed railway network, needed upgradation, expansion, and public orientation. Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation of public economic policy. In a nutshell, the social economic challenges before the country was enormous. Okay, ये चैप्टर हो गया. ठीक है, थैंक यू.